ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन्स, जो आपका हाइड्रोजन्स है, एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन ऑल मेंबर्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे हम लोग। क्लियर है? हाइड्रोजन का ऑलरेडी आपने बता जाना है कि इसका पोजीशन डिफाइन नहीं है, ना ये यहाँ पर लिया गया है ना ये यहाँ पर दिया गया। ओके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन्स फ्रॉम लिथियम से स्टार्ट होकर के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ऑल दीज एलिमेंट्स कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, क्लियर है? और एल्कली मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और एल्कली मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं बेटा? inner configuration. जो वैलेंस Last electron enters in S subshell. NS1, दैट इज वाई इनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, क्लियर है? नाउ व्हाई दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन मेटल्स, सो एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं इनको? एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं बेटा? एनी आइडिया? Because they react with water वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे बेटा? Oxide. Alkalides. अल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। क्लियर है ना बेटा? इतना तो समझ में आया। ओके, कौन कौन से, अगर एलिमेंट्स पूछो कौन कौन से एलिमेंट है इस ब्लॉक में, हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एंड इन मेटल्स को हम लोग एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। एंड फर्स्ट ए ग्रुप नोन एज एल्कली ग्रुप। ओके, अभी इस ग्रुप को हम लोग एल्कली बोलेंगे। ओके, नाउ जो एल्कली वर्ड है वो कहां से आया? एनी आइडिया? एल्कली मींस होता क्या है? एनी आइडिया बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कली? सर यस, सर आप प्रिंटेड नोट्स भेजने वाले हो ना? प्रिंटेड नोट्स चाहिए क्या आपको? यस सर। यस सर। नो प्रॉब्लम, भेज दूंगा। ओके, बट प्रिंटेड नोट्स में कुछ अलग लैंग्वेज होगी, समझे? प्रिंटेड नोट्स में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा होगा, वो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से लिखोगे तो आप कम पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मैं जो प्रिंटेड नोट्स में लिखा है ना, वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज लिखने की जरूरत है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो लिखने की जरूरत नहीं है उसको मैं बोल दूंगा, बस खत्म कर दूंगा, उसको बताना ही नहीं है। ओके, अगर आप पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखोगे तो आपका 50-60 पेज हो जाएगा, तो हम लोग उसको खत्म करेंगे 30 पेजेस में। सर ये वाला भी भेजोगे ना? ये वाला जो मैं इधर पर लिखते हैं ना वो तो भेजता ही हूँ ना मैं। ओके, प्रिंटेड नोट्स भी तो भेजना। एनसीईआरटी काफी है ना? हाँ, एनसीईआरटी काफी है बेटा, एनसीईआरटी से ही पूरा बता रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। अभी देखना, स्टार्ट तो करने दो मुझे, एनसीईआरटी से ही मैच करेगा पूरा। ओके सर फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, एनसीईआरटी का लैंग्वेज जब पढ़ोगे ना तो टफ लगता है, इतना सिंपल नहीं होता है एनसीईआरटी का लैंग्वेज। जो कंटेंट है एनसीईआरटी में वो बहुत सिंपल है, लगता है कि सब कुछ याद हो जाएगा, बट एनसीईआरटी का लैंग्वेज टफ है। लैंग्वेज आपको समझ में आता है बट याद नहीं होता। कभी भी ट्राई करना,
एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझ में सब कुछ आएगा बट याद नहीं होता, कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, बिकॉज वो किसी एक पर्सन ने नहीं बनाया बुक, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बुक बनाए। अगर आपको एनसीईआरटी बुक याद होती है देन नो प्रॉब्लम्स, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ओके, अदरवाइज मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर स्टेप बाय। एनसीईआरटी में आप वर्ड लिखे रहते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं रहता वहाँ पर, बहुत कम जगह पे एक्सप्लेनेशन रहता है। ओके, पहले ये नोट्स देखो, जो मैं लेक्चर बता रहा हूँ वो देखो, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको और सिंपल लगेगी। ओके, और लेक्चर से पहले अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो फिर लेक्चर्स आपको इजीली जाएगा, अदरवाइज लेक्चर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, लेक्चर्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, तो लगेगा सर तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, पूरा रटा रहे हैं। ओके, so alkali word means alkali word derived from the Arabic word होता है, Arabic word में alkali means alkali word। okay, group first A elements। okay, alkali word derived from, कहाँ से ड्राइव किया बेटा, एक अरेबिक में एक वर्ड होता है alkali, जिसका मीनिंग है आपका, इस वर्ड का मीनिंग है आपका द एसेंस ऑफ प्लांट। समझ में आया बेटा? एंड दैट इज दैट फाउंड इन कंपाउंड्स ऑफ सोडियम पोटेशियम। ओके, सबसे पहले सोडियम एंड पोटेशियम में, विच फ्रॉम कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम वर फर्स्ट आइसोलेटेड, मींस सबसे पहले सोडियम एंड पोटेशियम में हमने ड्राइव किया, फिर हमको पता लगा कि एल्कली वर्ड, जो एल्कली वर्ड है लाइक प्लांट में मिलता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, उससे हमने इस ग्रुप को या इस मेटल्स, इस ग्रुप के मेटल्स को नाम दिया एल्कली मेटल्स। क्लियर है बेटा? ज्यादा कुछ इसमें जानने का नहीं है। ना अगर मैं बोलूं रिलेटिव एबंडेंस, इन रिलेटिव एबंडेंस और परसेंटेज, कितना परसेंटेज ये आपका एनवायरनमेंट में मिलता है, तो लेट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। नाउ फ्रॉम हेयर हम लोग फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे, बिकॉज फ्रांसियम आपका रेडियो एक्टिव है, बहुत ही कम एनवायरनमेंट में बहुत ही कम मिलता है, हाफ लाइफ उसकी बहुत कम है, इसलिए एग्जिस्ट बहुत कम करता है, तो इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? जो भी प्रॉपर्टीज है हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीरियम। ओके, अगर मैं इनका परसेंटेज देखूंगा, परसेंटेज सबसे कम होता है आपका लिथियम का, लिथियम से भी कम होता है आपका सीजियम का, लाइक 0.0018। ये परसेंटेज में डेटा बेटा 2.27, 1.84, 0.0078, ओके, एंड 0.00026। सबसे कम कौन मिल रहा है आपका? सीजियम ना? Yes. ओके, आपने लिथियम आयन बैटरी का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. यस Yes. सर, यस पर सुना है? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लिथियम आयन बैटरीज होती है। और कहीं पर सुना लिथियम आयन बैटरीज का नाम? रिमोट। लिथियम आयन बैटरीज आपके सारे लोगों के मोबाइल्स में, लैपटॉप में, इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स में, इलेक्ट्रिकल कार्स में, सब जगह पर लिथियम आयन बैटरी ही यूज करते हैं आज के टाइम पर। अभी तक, इससे पहले आपका दूसरा टाइप का बैटरी यूज करते थे। लिथियम आयन बैटरी बेसिकली क्या होता है, रिचार्जेबल होता है और काफी लॉन्ग टाइम तक लिथियम आयन बैटरी चलता है। जो आपके मोबाइल्स होते हैं ना, 5000 मेगा mAh बैटरी होती है, 3000, 33,000, 3300 ऐसा कुछ mAh का बैटरी होता है ना,
लिथियम आयन बैटरीज में यूज करते हैं। ओके, ये इसलिए यूज करते हैं, आज के टाइम पे थोड़ा सा डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है अभी तक। अगर आपका लिथियम, एक तो इन्वायरमेंट में, पूरा अर्थ में लिथियम का कंटेंट बहुत ही कम है, लिथियम का परसेंटेज बहुत ही कम है पूरा अर्थ में। ओके, तो एक टाइम आएगा जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, तब लिथियम आपका बहुत खत्म होने के टाइम पे आ जाएगा। लिथियम खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इस पर रिसर्च चल रही है कि लिथियम के बाद कौन सा सब्स्टिट्यूट है जो लिथियम की जगह ले सकता है। मोबाइल बैटरी, इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स वगैरह जो भी हो सकते हैं वो चार्ज कर सकते हैं। समझ में आया? तो उसके लिए आपका सब्स्टिट्यूशन अभी एल्यूमिनियम आया। तो एल्यूमिनियम की जो बैटरीज होती हैं, एल्यूमिनियम की भी जो बैटरी होती है वो चलती तो इससे ज्यादा है। लेट से लिथियम की बैटरी 10 डेज चलेगी आपके मोबाइल में। ओके, फिर इसको रिचार्ज करने के बाद फिर से यूज कर सकते हैं। ओके, बट एल्यूमिनियम की जो बैटरीज होती है ना, वो चलेंगी 100 डेज और 200 डेज। ओके, बट वो वन टाइम यूज के लिए होती है एल्यूमिनियम की बैटरी, वन टाइम यूज के लिए। तो हम लोग इसको, एल्यूमिनियम की जो बैटरीज आज के टाइम पे एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए बनाई हुई, उसको रिचार्ज करने के लिए प्रोसेस में लगे हुए बहुत सारे साइंटिस्ट इंडिया में एंड आउटसाइड इंडिया। एलन मस्क का नाम सुना होगा ना? Yes, sir. तो वो इस पे रिसर्च कर रहा है, लिथियम आयन बैटरीज पर एंड एल्यूमिनियम आयन बैटरीज पर। ओके, तो वो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। नाउ अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग जानते हैं। यस सर। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अभी मैंने जस्ट ऊपर दिखाया आप लोगों को एटॉमिक नंबर ऑफ रुबिडियम 37. 37। वेरी गुड। एंड सीजियम 55. 55, 19, 11, 3। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बनाओगे तो कैसा बनेगा? हीलियम 1s1 या 2s1? 2s. Question. नेक्स्ट आपका नियॉन 3 on 3s1, R1 Argon 4s1. 5s1. Xenon 6s1. ओके। फ्रांसियम को भी आप लिख सकते हो। फ्रांसियम में क्या आएगा आपका? रेडॉन 7s1। ओके, क्लियर है? ये आपका एटॉमिक नंबर होगा एंड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट दीज मेटल्स, एस ब्लॉक की मेटल्स लाइट सॉफ्ट एंड सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मेटल लाइट सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट कलर की होती है। नाउ एनी आइडिया, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी? इंक्रीज Decrease. डिक्रीज होगी, क्यों? सॉफ्टनेस इंक्रीज, इस साइन का मतलब इंक्रीज होगा और इस साइन का मतलब डिक्रीज होगा। समझ में आएगा आगे से अगर ये साइन लगाऊंगा तो मैं? बोलो, ये साइन लगाऊंगा तो समझ में आएगा ना? Yes, sir. ओके, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो सॉफ्टनेस है इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप रीजन। एनी आइडिया?
ड्यू टू weak bonding के वजह से डिक्रीज इन मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेटा वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप जाने पर। ओके, दैट इज वाई उनका जो नेचर होगा वो सॉफ्ट होगा, मीन सॉफ्टनेस, सॉफ्ट होंगी वो मेटल्स। ओके, लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको नाइफ से काट सकते हैं। समझ में आया, हम लोग उसको काट सकते हैं। ओके, जैसे आपका पनीर होता है ना बेटा, सेम टाइप के मेटल्स होते हैं, पनीर से थोड़ा सा हार्ड लेके चलो। ओके, वैसे टाइप के मेटल्स होते हैं। ओके, नाउ जो दीज मेटल्स की प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते हो ना, मैलेबल होती हैं एंड डक्टाइल होती हैं। जानते हो नहीं जानते हो? यस सर। Yes, sir. मैलेबल एंड डक्टाइल भी होंगी ये प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ मेटेलिक लस्टर होगा इनमें या नहीं होगा? होगा। मेटेलिक लस्टर होगा, दैट इज ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जानते हो बेटा? हाँ, क्या होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग? मूव करते हैं। जो आपका लास्ट सेल है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होता है, मूव करता रहता है, तो उसकी वजह से इसका लस्टर क्या होता है, मेटेलिक लस्टर होता है। मींस जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किसी भी दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन करके जो इसका लस्टर है वो डल कर देगा, और फिर हम उसको साफ कर लेंगे तो फिर से उसमें शाइनिंग आ जाएगी। समझ में आया ना? नाउ अगर मैं पूछूं आपसे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे डिफाइन करते हो बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। है। तो these metals are paramagnetic। पैरामैग्नेटिक होगा ना? यस सर। बोलो। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आयनिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही तो बाहर निकलेगा। ओके, मींस दीज मेटल्स आयनिक फॉर्म में डायामैग्नेटिक होते हैं। नाउ देखो अभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका सोडियम है, सोडियम आपका 11 है, 1s1 बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आपका नॉर्मल मेटेलिक फॉर्म होगा तब तो ये पैरामैग्नेट हो जाएंगे। ओके, अगर आयनिक फॉर्म की बात करेंगे हम लोग तब ये आपका इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, देन आपका कंपाउंड ये Na+ बनेगा। ओके, अगर Na+ का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 बनेगा, और 3s आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये भी आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सब जगह आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट इज वाई ये प्रॉपर्टीज आपकी डायमैग्नेटिक की है। समझ में आया? यस। ये आपका रेडियो एक्टिव है। ओके, ना अभी फ्रॉम डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस और आयनिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Increase. 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 वेरी गुड। अगर हम लोग बात करें एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस और आयनिक साइज लिख सकते हैं रेडियस की जगह पर। ओके, नाउ हियर हम लोग लिखेंगे लिथियम
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ बेटा, आयनिक रेडियस की डेफिनेशन तो आपको आती होगी ना, आयनिक रेडियस क्या होता है या एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में तो आपको जानना नहीं है। ऑल ऑफ यू समझते हो ना डेफिनेशन क्या होता है आयनिक रेडियस? यस सर। ओके, अगर नहीं जानते बेटा तो एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल्स आप चैप्टर्स उठा के देखना, वहां पर सर ने बताया होगा। बताया ना आयनिक रेडियस क्या होता है। सो आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर हम लोग यहाँ पर हम लोग सिर्फ ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर ये जो एरो लगा आपका, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। Increase. इंक्रीजेस। क्लियर है बेटा? अगर मैं आपकी वैल्यू की बात करूं देन वैल्यू आपकी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस आपकी अलग अलग होगी, बट आपको वैल्यू याद नहीं रखने का। लाइक अगर वैल्यू याद मैं बोलूं इसका 152 समथिंग, अगर मैं वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पर, ये आपका एटॉमिक रेडियस है। ओके, एटॉमिक रेडियस इधर पर लिख रहा हूं मैं 152 पिकोमीटर, फिर आपका 186 आता है, 227, 248, सारे पिकोमीटर्स में है बेटा 265। ओके, नाउ यहाँ पर आपका आयनिक रेडियस आएगा। आयनिक रेडियस इससे थोड़ा सा कम होगा बेटा, बिकॉज लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। ओके, तो ये आपका 76 पिकोमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट आपका 102 पिकोमीटर होगा, नेक्स्ट 138 पिकोमीटर होगा, नेक्स्ट 152 पिकोमीटर होगा, नेक्स्ट आपका 157 167 पिकोमीटर। ओके, सारी रेडियस आपने पिकोमीटर्स में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। आपको वैल्यू नहीं याद करने का, मैंने आपको समझने के लिए दिया है कि ट्रेंड्स किस तरीके से इंक्रीज होता है। ओके, ना अगर मैं आयनिक और एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो एटॉमिक रेडियस आपकी बड़ी होती है, मींस ग्रेटर होता है इन कंपेयर टू आयनिक रेडियस, बिकॉज आयनिक रेडियस में आपका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। ये समझ में आता है कि नहीं? आयनिक रेडियस कैसे कम हो गया? देखो Yes, यहाँ sir. पर सोडियम था आपका 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पर इसकी आयनिक रेडियस 150 186 थी। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा बाहर तो इसकी रिस्पेक्ट में जो आपका न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ज्यादा रहेंगे ना इसमें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है बेटा? यहाँ पर 11 प्रोटॉन है और 11 आपके इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ओके, उस टाइम पर आपके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा तो उस टाइम पर जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, लास्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? रिड्यूस हो जाएगी। कम। ओके, डिस्टेंस रिड्यूस हो गई, दैट इज वाई यहाँ पर आपका 102 आपका डिस्टेंस है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर है? अभी न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ जाता है, किस तरीके से, वो आपने पीरियोडिक टेबल से पढ़ा होगा। ओके, क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लिखना नहीं, आपको सिर्फ देखना है। ओके, मैं आपका पीपीटी बना के भी ला सकता था, बट मैंने सोचा पीपीटी नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है प्रेजेंटेशन में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा बेटा या डिक्रीज होगा? टेल मी, Decrease. डिक्रीज और इंक्रीज? Decrease. decreases due to, yeah, as metallic bond strength, metallic
बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? डिक्रीज। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो बेटा उसको जल्दी बॉयल हो जाएगा, वो तो मेल्टिंग पॉइंट उसका जो नंबर्स है मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स का वो कम हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस। क्लियर है ना पॉइंट? ओके। नेक्स्ट में देखो, मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू आपको याद ही नहीं करना, कभी वैल्यू आता नहीं है। अगर कभी वैल्यू वाला क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट ही मत करो, क्योंकि आपको वैल्यू याद करने के लिए कभी कोई बोलता नहीं। ओके, अगर आपको वैल्यू याद कर सकते हो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, या एनसीईआरटी का मैं टेबल्स यहाँ पर लगा दूंगा तो आप वैल्यू याद कर सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा वैल्यू याद मत करो। हिस्ट्री में शायद एक दो क्वेश्चन आए होंगे वैल्यू वाले, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आते जेईई में। तो आप अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो नहीं आएगा, अगर किस्मत ही खराब हुआ तो आ सकता है वैल्यू वाला क्वेश्चन। ओके, तो वैल्यू याद करने का नहीं है यहाँ पर, क्या मेल्टिंग पॉइंट्स का क्या बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या वैल्यू था, जहाँ पर वैल्यू होगा वो मैं बता दूंगा। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल जानते हैं बेटा? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी? हाँ। Yes. आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब लोग याद रखना। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज। Decrease. Decrease. क्यों डिक्रीज होता है बेटा? And Decrease. increases. Radius increases. Radius increases. डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। समझ में आया बेटा? ये क्लियर है बेटा? अभी देखो, जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है मींस जिनको कम एनर्जी देने से उनका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकता है, वही होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी। यस सर। ओके, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा? Yes, sir. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हो या नहीं जानते हो? Yes. Atomic. क्या होता है photoelectric Atom. effect? किसी भी मेटल्स पर आप फोटोन डालते हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होता है ना, हाँ। Yes, sir. यही होता है ना। तो In the अभी form of मेटल्स, वो मेटल्स आपकी एस ब्लॉक की मेटल्स ले लिए मैंने, लेट से आपका पोटेशियम आपका मेटल्स है, तो पोटेशियम पर इलेक्ट्रॉन आपका रेस डालेंगे या एनर्जी डालेंगे हम लोग, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन्स किस में निकलेगा? लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में या सीजियम में? किस में निकलेगा सबसे इजीली? सीजियम। Cesium. सीजियम में निकलेगा। ओके, तो जो सीजियम होता है बेटा फोटो सेल में यूज किया जाता है। नोट लिख लेना यहाँ पर, सीजियम फोटो सेल में मींस जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर होता है, सीजियम के साथ आपका पोटेशियम भी यूज किया जाता है। पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो सेल। समझ में आया ना क्यों मैंने लिखा यहाँ पर? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज की वजह से मैंने लिखा यहाँ पर। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा इस ग्रुप के मेटल्स का? प्लस वन। Plus one. Plus one. लिखो यहाँ ऑल सोर्स प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। as after removing an electron achieve novel configuration। समझ में आया? दैट इज वाई ये ओनली प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जीरो तो आपका एटॉमिक फॉर्म में है, बट अगर कभी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है तो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं करेगा। ओके, क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आया?
Yes, sir. ओके नाउ अगर मैं यहाँ पर जो समरी लिखूं फ्रॉम द दीज फोर प्रॉपर्टीज, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ ना कि जो एटॉमिक साइज है आपका, एटॉमिक साइज इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Inversely proportional. हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है ना बेटा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? घटती है। यहाँ पर लिखा ना, एटॉमिक yes, साइज अगर बढ़ता है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये दिख रहा है बेटा ऑल ऑफ यू? ओके। एंड साथ में आपका दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बेटा सॉफ्टनेस क्या होती है बेटा? increase. सॉफ्टनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, ओके। एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है? decrease. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? नाउ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स डाउन द ग्रुप जाने पर या एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा? डिक्रीज और इंक्रीज? Decrease. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर हुए ना पॉइंट? Yes, sir. याद रहेगा बेटा? अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एटॉमिक साइज के ऊपर क्वेश्चन आया था। डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? आपके मेटल्स दिए थे, उनको ऑर्डर में लगाना था। अभी जेई में क्वेश्चन आया था, फरवरी या मार्च में आया था। एस ब्लॉक की मेटल्स दी थी, उसको आपको ऑर्डर में अरेंज करना था कि किसकी साइज कितनी इंक्रीज होती है। सिंपल सा था ना? कुछ Yes. प्रॉब्लम होती आप लोग कर सकते ना? ओके नाउ वेरी, बहुत ही सिंपल कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, डेंसिटी। डेंसिटी पे आप ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके बेसिकली डाउन द ग्रुप जाने पर आपका क्या होता है बेटा? साइज बढ़ रहा है ना? Yes, sir. डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, मास भी इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी आपकी क्या होना चाहिए? कम. लिथियम इंक्रीज होना चाहिए ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही होना चाहिए बेटा। Yes. नहीं. बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो डेंसिटी का ऑर्डर होता है वो आप, लिथियम, यहाँ पर आपका आता है पोटेशियम, फिर आता है आपका सोडियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम। ओके ये चीज आपकी समझे ना? Yes, sir. क्यों होता है? ड्यू टू abnormal increase of volume, okay, in K, that leads to decrease in density।
देन एम। ओके, नाउ देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन मास ओवर वॉल्यूम। डाउन द ग्रुप जाने पर सबका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना? Yes, sir. डाउन द ग्रुप जाने पर सबका मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ पोटेशियम के केस में क्या होता है बेटा? पोटेशियम के केस में डेंस वॉल्यूम आपका ज्यादा इंक्रीज होता हो जाता है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। तो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका डेंसिटी कम हो जाएगा। जो आपका मास बाई वॉल्यूम का रेशियो सोडियम के लिए है, मास बाई वॉल्यूम का रेशियो पोटेशियम के लिए भी आएगा। बट पोटेशियम के केस में आपका वॉल्यूम का रेशियो ज्यादा हो जाता है, मीन्स वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है इन कंपेयर टू बाकी रेस्पेक्ट में। बाकी सोडियम है और रुबिडियम है, सीजियम के रेस्पेक्ट में पोटेशियम का जो वॉल्यूम है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। एबनॉर्मली इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया ना? अभी इसका अगर आप वॉल्यूम का आपको वैल्यू लिखना है तो आप लिख सकते हो कि 13 ml आपका या सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब आप लिख सकते हो। लिथियम का 1313 होता है, सोडियम का आई थिंक 23.7 होता है, एंड पोटेशियम का 23 से डायरेक्टली 46 हो जाता है। 23 से डायरेक्टली 46 हो जाता है। एंड रुबिडियम का आपका 46 से 55 होगा, एंड सीजियम का आपका 68 के आसपास होता है। सीसी में बोल रहा हूँ। ओके, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये वैल्यू याद रखते हो। ओके, डेंसिटी की वैल्यू आप याद रख सकते हो। डेंसिटी की वैल्यू आप मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिथियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, लिथियम की वैल्यू आपकी 0 पॉइंट, इसको इधर पे कर लो, सही रहेगा। ओके, सो अभी आपको दिख रहा ये वैल्यू किस में है? ग्राम पर ml में है ये वैल्यू। ओके, नाउ टेल मी कौन कौन सी मेटल्स हैं आपकी यहाँ पर जो वाटर से हल्की होती हैं, ये लाइट होती है वाटर से? कौन कौन सी मेटल है बेटा? लिथियम, लिथियम सोडियम Sodium, potassium, पोटेशियम। एग्जाम में क्वेश्चन आया इसके ऊपर, कौन सी मेटल्स होती हैं जो वाटर से लाइटर होती हैं? तो आपका डेंसिटी से आइडिया लग रहा है। इनका डेंसिटी आपका 1.5 1.8 है, तो डेंसिटी ये तो वाटर से ज्यादा है। समझ में आया ना? क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट आपका लिखना है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में मेटल्स कंडक्टर होती है ना? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रीजन क्या होगा बेटा? free electrons, लूजली held valence electrons। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, फ्लेम टेस्ट। ओके,
अभी बोलोगे सर आपने डिस्कस कहाँ किया? एल्कली मेटल्स जनरली क्या होते हैं? Alkali metals and their salt like NaCl, KCl, LiCl, give their color to the Bunsen burner. Okay, जब इसको किसी फ्लेम में फ्लेम टेस्ट करते हो, बंसन फ्लेम जानते हो बेटा? बंसन फ्लेम, हाँ ओके, उस फ्लेम में जब मेटल्स को या मेटल के सॉल्ट को बर्न करते हैं या हीट करते हैं, तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। वो कलर मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट में लास्ट में बताया मैं, NaCl का क्या कलर होता है, Na का, KCl में कलर क्या होता है, K का। ओके, सो एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट गिव कैरेक्टरिस्टिक color to Bunsen flame। ओके, समझ में आया? कौन कौन सा कलर देता है बेटा? लिथियम आपको क्या कलर था बताओ मुझे? पिंक। 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 रेड कलर था ना लिथियम? दिख रहा सबको कलर? हाँ ये आपका लिथियम का कलर है, फर्स्ट वाला। दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, तो लिथियम का कलर होता है आपका क्रिम्सन रेड कलर, सोडियम का आपका येलो कलर, पोटेशियम का आपका पेल वायलेट कलर या लाइलेक कलर बोल सकते हैं, एंड इसका Lilac। वायलेट, इसका ब्लूइश कलर। क्लियर है बेटा? आपको फर्स्ट थ्री आपको कंपलसरी है याद करना। फर्स्ट थ्री का क्वेश्चन ज्यादा आता है, लास्ट वाले का क्वेश्चन कम आते हैं, तो फर्स्ट थ्री से क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं। क्लियर है ना बेटा? ये समझ में आया? अभी फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फ्लेम टेस्ट किस तरीके से कलर हुआ वो भी लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ। फ्लेम टेस्ट क्या होता है? बेसिकली जब बेटा हम लोग किसी भी मेटल्स को हम लोग हीट करते हैं, या फ्लेम कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा बेटा? हायर एनर्जी सेल में। जो उससे ज्यादा एनर्जी सेल होगा वहां पर जाएगा, जाता है ना, आपने पढ़ा ना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रॉन्स को जब आप एनर्जी देते हो तो आउटर मोस्ट सेल में बाहर निकलता है ना, उससे हायर एनर्जी स्टेट में जाता है कि नहीं जाता? भाई बोलो तो, कुछ तो याद है हाँ। कि नहीं? जाता है जाता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, फॉर एग्जांपल ये आपका मेटल्स है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन्स आपका इमिट करके हायर एनर्जी स्टेट में आएगा यहाँ पर। जब इलेक्ट्रॉन्स ये वापस आता है ना, तो यहाँ से कुछ वेवलेंथ इमिट होती है, लैम्डा इमिट होता है, मींस वेवलेंथ या एनर्जी इमिट होगी आपकी। एनर्जी और वेवलेंथ में आपको रिलेशन पता होगा। ओके, जब एनर्जी निकलेगा तो वो एनर्जी या वो वेवलेंथ आपके विजिबल रीजन में लाई करते हैं, विजिबल रीजन में, तभी तो आपको शो करेंगे कलर। अदरवाइज किसी और रीजन में होते हैं तो आपको कलर नहीं शो करेंगे, दिखेगा ही नहीं ना, बिकॉज हम तो विजिबल रीजन को ही हम लोग देख पाते हैं। तो जो लैम्डा होती है, जो वेवलेंथ निकलती है, वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई करती है, जिससे हम उनका कलर देख पाते हैं। तो कलर कैसे आता है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलता है और इलेक्ट्रॉन वापस आता है तब कलर शो करता है। इस एरिया में कलर शो करता है, यहाँ पर कलर नहीं शो करता। इलेक्ट्रॉन जाते टाइम कलर नहीं शो करेगा, इलेक्ट्रॉन आते टाइम कलर शो करेगा।
समझ में आया ऑल ऑफ यू? पॉइंट क्लियर हुआ ना बेटा? Yes, sir. Flame causes the excitation of outermost electron, which on return होने पर to their original side, original position, give out एनर्जी निकलती ना बेटा या वेवलेंथ, गिव आउट एनर्जी इन विजिबल रीजन। ओके, ये पॉइंट याद ही रहना आप लोग। ये पॉइंट तो जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फ्लेम टेस्ट, पूरा का पूरा जरूरी है। आज के टाइम पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर इससे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली एडवांस में क्वेश्चन आएगा। मेंस में चांसेस कम है इसके क्वेश्चन, बिकॉज एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो बोलेगा आपका एक मेटल्स है, मेटल को इतना एनर्जी दे रहे हैं, मेटल्स आपका बताएगा नहीं कौन सा मेटल्स है, मेटल्स का आपको वर्क फंक्शन बताएगा। वर्क फंक्शन जानते हो क्या होता है बेटा? हाँ ओके, आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा होगा बेटा, वहां पर वर्क फंक्शन बताया होगा। एच में कितना मिनिमम एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट लेयर तक लाने के लिए, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ना, वो आपका वर्क फंक्शन होता है। ओके, तो क्या क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि एक आपकी मेटल्स है, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, बताएगा नहीं कौन सी मेटल्स है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, इतनी एनर्जी देने पर आपको उसका कलर आपका दिस टाइप का कलर होगा, क्रिम्सन रेड, येलो कलर, पेल वायलेट कलर होगा। ओके, ये कलर बता देगा, और फिर कुछ और प्रॉपर्टीज देगा कि वो मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्शन ये होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ये होती है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो आपको मेटल आइडेंटिफाई करना होता है। मीन्स आपको मेटल की प्रॉपर्टीज याद है तो वो आपसे मेटल ही पूछेगा। मीन्स क्वेश्चन आपको उल्टा पूछता है, डायरेक्टली नहीं पूछता कि सोडियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो मेटल्स बताओ, वो मेटल्स आपकी सोडियम होनी चाहिए और उसका येलो कलर होगा बंसन फ्लेम। समझ में आया ना क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं? ओके, नेक्स्ट है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीजेस। ओके, एज चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। समझ में आया पॉइंट? किस किस को समझ में नहीं आया बताओ? यस सर। पॉइंट क्लियर हुआ ना? चार्ज डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी भी आपकी डिक्रीज होगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी देखो बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली देखो, द सॉल्ट्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड आयनिक आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं ना बेटा सॉल्ट आपके? ऑल ऑफ यू मुझे बताओ, सॉल्युबल होते हैं ना? द सॉल्ट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर आयनिक होते हैं,
and soluble in waters also. Okay, solubility क्या होती है? Solubility is due to the fact that cation get hydrated by water. Solubility क्या होती है बेटा? कितना hydrated cations बनाता है. Okay, जितना smaller cation होगा उसकी degree of hydration क्या होगी बेटा? उतनी ही ज्यादा होगी. मीन्स जो छोटा cations होगा उसकी degree of hydration क्या होगी बेटा? उतनी ही ज्यादा होगी. डिग्री ऑफ हाइड्रेशन समझते हो? स्मॉलर कैटायंस. अभी फॉर्मेशन के बारे में मत लिखो, थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, स्मॉलर कैटायंस greater the degree of its hydration greater the degree of its hydration. ये चीज समझ में आया? इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मींस M पॉजिटिव आयंस डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगी बेटा? डिक्रीज. क्यों डिक्रीज हो रही है बेटा? साइज ऑफ साइज बढ़ा. Size increase. डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. प्लस लगाना है यहाँ पर. ओके, क्लियर है? देखो हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन कैटायंस बेसिकली आपका इस तरीके से फॉर्म होता है, आपने पढ़ा होगा. मेटल्स आपका रिएक्शन करता है या M पॉजिटिव प्लस आपका एक्वस रिएक्शन करेगा आपका, तो क्या फॉर्म होता है आपका? MAQ फॉर्म होगा. ओके, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कैटायंस. ओके, बेसिकली अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम की जो हाइड्रेशन आपकी द आयनिक कंडक्टेंस आपकी हाइड्रेशन आयन डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा. हाइड्रेशन, अच्छा बताओ, हाइड्रेशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक. हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन ऑफ आयंस है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ मोल्स ऑफ आयंस डिसॉल्व इन वाटर्स. तो एनर्जी रिलीज होगी वो आपका हाइड्रेशन एनर्जी होगा. शिव प्रसाद, हाइड्रेशन एनर्जी क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो मैं बता रहा हूँ हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है. हाइड्रेशन एनर्जी, the energy released when 1 moles या 1 gram moles of an ions, energy released when 1 gram moles of an ion is dissolved in water. Dissolved in water. वाटर में डिसॉल्व होगा टू गेट इट बेटा हाइड्रेटेड is called हाइड्रेशन. आपने थर्मो में पढ़ा होगा ना कि कितना 1 मोल्स ऑफ किसी आयंस को डिसॉल्व करने के लिए वाटर में हाइड्रेशन एनर्जी 1 मोल्स के लिए होता है. पढ़ा ना थर्मोडायनेमिक्स में? अरे भाई बोलो. यस सर. पढ़ा ना थर्मोडायनेमिक्स में? नहीं पढ़ा तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा. डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मैंने बताया आपका. डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ये बताया, स्मॉलर कैटायंस मींस ग्रेटर द डिग्री ऑफ इट्स आयनाइजेशन. जिस जो कैटायंस आपका छोटा होगा उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा. ओके, तो ये आपको ट्रेंड्स पता लग गया उससे. ओके,
अभी मैं बोला कि हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है। हाइड्रोजन एनर्जी ये होती है कि एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हाइड्रेट करने के लिए वो आपका हाइड्रेशन एनर्जी होगा। समझ में आया? 1 मोल्स ऑफ आयंस को डिसॉल्व करने पर, हाइड्रेट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी हो गई। क्लियर है बेटा पॉइंट? ओके, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका, अब एज यू नो दैट कि सिंस द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, सो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन decreases as hydration energy decreases from lithium to cesium plus। पॉइंट क्लियर शिव प्रसाद? यस, मतलब लिथियम की सबसे हाईएस्ट होगी ना। हाँ, लिथियम की सबसे हाईएस्ट होगी। चलो मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ, आप लोगों को वैल्यू भी याद रखो। ओके, नाउ यहाँ पर लिखो एल्कली मेटल साइन लिखो। यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ओके, ना जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी He समझ में आएगा बेटा? यस। ओके, किलो जूल पर मोल, इसकी होती है आपकी -506 406 क्लियर हुआ? अभी बोलेगा माइनस में है तो सबसे बड़ा तो ये होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, बताओ बताओ फिर कैसा है? मैग्नीट्यूड देख। मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, साइन। हाइड्रेशन ऑफ एक्सोथर्मिक है ना, इसलिए नेगेटिव। हाँ आयंस इज हाँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? आपका थर्मो भी इन्वॉल्व हो गया। हालांकि आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद करना। दिख रहा है ना स्क्रीन पर जहां पर मैं कर्सर राउंड कर रहा हूँ? इतना पॉइंट याद करो। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका हाइड्रेशन एनर्जी भी आपका डिक्रीज होगा। अगर आपको याद नहीं होता तो ये पूरा आप समझ लेना, ये पूरा मैंने बता दिया। पॉइंट क्लियर हुआ? जिसको बेटा थर्मो भूल गया होगा ये चीज नहीं समझ में आएगा डेफिनेटली। थर्मो थोड़ा बहुत रिकॉल हुआ होगा तो आपको समझ, थर्मो से रिलेट करोगे यहाँ पर तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट बेटा? नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए देखो बेसिकली कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओनली दोज एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव a small cation size। यहाँ पर लिखो so okay, this has a small cation size, okay, and high क्या होना चाहिए बेटा? चार्ज डेंसिटी। okay, and next vacant d orbital to accept electron।
vacant d orbital to accept electrons. समझ में आया? इतना होना चाहिए आपका कि आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ओनली दोज एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव a small cation size, high charge density, vacant d orbitals to accept electrons. Okay, so basically इन सब में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज फॉलो करने वाला आपका लिथियम ही है. देखो उसका स्मॉल साइज है आपका. ओके, एंड आपका हाई चार्ज डेंसिटी भी है. तो लिथियम हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. लिथियम हैज हाई टेंडेंसी to form complex. कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, जहां पर आपका होल 4 होल 6 होते हैं, इस तरीके से होते हैं आपके, वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ओके, रेस्ट ऑल हैव लेस टेंडेंसी. समझ में आया बेटा? बिकॉज बाकी सब में साइज का और हाई चार्ज डेंसिटी नहीं होती है, बट उनके पास डी वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उनके पास भी प्रॉपर्टी होती है, बट रेस्ट बहुत ही कम होती है. समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? यस ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अभी आपका, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर. रिड्यूसिंग नेचर में आपका, अभी आप लोग बताओ रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, कि कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा? या डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, किस तरीके से ट्रेंड आएगा बताओ? रिड्यूसिंग नेचर कैसे डिफाइन करते हो? मींस जिसका जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाए वही रिड्यूसिंग एजेंट है ना. अच्छा, जिसका जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाए वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना बेटा. हाँ, Yes, sir. डाउन द ग्रुप इंक्रीज. इंक्रीज. Increase. डाउन द ग्रुप Increase. आपका इंक्रीज होगा. यस ओके, सो रिड्यूसिंग नेचर आप अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिखना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. एक्चुअली में ये होना चाहिए समझ में आया? बट द टेंडेंसी मीन्स जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है. मैंने रिडॉक्स में बात किया था ना, आपको बताया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ बताया होगा कि हम 12th में स्टडी करेंगे. क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने डिस्कस नहीं किया था, जिसका ई पॉजिटिव, इस तरीके से कुछ तो याद करो यार तुम लोग. ई नॉट आता था, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, आपने सॉल्व नहीं कर पाया था. ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट, इस तरीके से कुछ दिया था मैंने. Yes, sir. Yes, sir. Yes. याद आया कि नहीं आया? ओके, सो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन करता है कि वो कितना रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, कितना ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है. समझ में आया ना बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन लिखो, वो है क्या चीज? द टेंडेंसी ऑफ an element, an electron the tendency of an element to lose an electron in solution
in solution is measured by the standard oxidation potential, ओके, वैल्यू, जिसको हम ई ओ एक्स और नॉट से शो करते हैं। समझ में आया बेटा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सेम चीज होती हैं, बस ऑक्सीडेशन में साइन, रिडक्शन में साइन चेंज हो जाता है। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, रिड्यूसिंग पोटेंशियल की बात करूं, तो इनमें बस साइन का डिफरेंस रहता है। एक का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? लेट से मैंने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका क्या है, 2.7 है प्लस का, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -2.7। समझ में आया? रिडक्शन पोटेंशियल क्लियर हुआ ना बेटा? यस। किसी भी सब्सटेंस का अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपको या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है दोनों का, तो अगर एक आइडिया हो तो दूसरा आप आइडिया लगा सकते हो। ओके, तो बेसिकली जब आप रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग नेचर निकालते हो, तो रिड्यूसिंग नेचर कब निकालते हो बताओ मुझे। रिड्यूसिंग नेचर आपका ionization energy is the properties of an isolated atoms in gaseous form, okay, while oxidation potential is the concern when the metal atom goes to its solution। बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, जब आपका M मेटल है, यहाँ पर M आपका मेटल है, ये आपका गैसियस फॉर्म में है। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जब आपका गैसियस फॉर्म में है मेटल, उसको मैं लेके जा रहा हूँ किसमें, Mg पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये आपका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पर जो एनर्जी देना पड़ेगा वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होगा ना। गैसियस फॉर्म से एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने पर आपका जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना। यस हम लोग अगर आपको नहीं आइडिया, देखो आप लोग भूल गए होंगे, एम सॉलिड से एम गैस में जाते थे, तो ये आपका क्या होता है, सब्लिमेशन एनर्जी। ओके, ये सब्लिमेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता था, याद है कुछ, याद करो। एम गैस से आपका एम गैस पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन्स में जाते थे, तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी होती थी। दिस इज आल्सो एंडोथर्मिक एनर्जी। ओके, याद है ना। और फिर एम गैस से आप क्या करते थे, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। एक्वस फॉर्म करते थे, ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी होती थी। हाइड्रेशन क्या होती थी बेटा, एक्सोथर्मिक। ये आइडिया है कि नहीं है? हाँ। ओके, तो इसको मैं इरेज करूं, अभी फिर से लिखता हूं बाद में। ओके, पहले इरेज करता हूं। क्या हो गया, इरेज नहीं हुआ। So basically M गैसियस फॉर्म से अब M गैसियस फॉर्म का आयन बनाते हैं हम लोग, गैसियस आयन बनाते हैं। गैसियस एटम से गैसियस आयन बनाएंगे, वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व द चेंजेस फ्रॉम गैसियस एटम्स टू गैसियस आयंस। क्लियर है बेटा?
ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? यस सर। ओके, नाउ अभी आप लोग जानते हो कि आयन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए एन एलिमेंट विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव द लो आयनाइजेशन एनर्जी। Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए ना, Yes, sir. कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर Yes, निकले। sir. एन एलिमेंट विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। अगर कोई आपका मेटल है, उससे मुझे M पॉजिटिव बनाना है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, या इसका ऑक्सीडेशन होगा। इज दैट क्लियर ना? Yes, sir. An element which act as a reducing agents have low ionization energy। ये तो आपको आइडिया होना चाहिए। अगर एलिमेंट्स है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, कुछ तो हुआ है सिस्टम में। ओके, थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम है, वो कर्सर काम नहीं कर रहा है, डिलीट नहीं हो रहा। ओके, सो ये पॉइंट तो लिखने की जरूरत नहीं है कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, एन एलिमेंट विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? Decrease. डिक्रीज होगी। Decrease. तो सॉरी, तो सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, बट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करते बेटा, समझ में आया? आयनाइजेशन एनर्जी से हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करते। डिफाइन किससे करते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं। समझ में आया? ये चीज तो क्लियर हुई। अभी देखो मैंने लिखा आपका ये चीज, इन दिस प्रोसेस द आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व, यहाँ पर आपका आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो प्रोसेस रखता हूँ विद द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका कहाँ पर होगा? M आपका सॉलिड से, M आपका एक्वस में जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा। यही तो मैंने लिखा ना ऊपर डेफिनेशन में, देखो द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉल्यूशन मेजर्ड बाय द एक्सटेंट बाय द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है बेटा? कोई सा एलिमेंट से आपका एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया इन द सॉल्यूशन स्टेट, सॉल्यूशन में। समझ में आया? जो ब्लैक कलर से लिखा मैंने, ये डेफिनेशन से लिखा मैंने, ये पार्ट क्लियर है? हाँ सॉलिड से आपको एक्वस फॉर्म में जाना है और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब वहां पर जो एनर्जी लगेगी या जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्लियर है ना? नाउ ये जो प्रोसेस होती है कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? आप लोगों को आइडिया होगा, मैंने अभी बताया था। सॉलिड से पहले कहाँ जाएगा बेटा? यस यस एम सॉलिड से सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? गैस में। ओके, फिर आपका एम गैस से आप कहाँ जाते हो? M प्लस गैसियस आयंस में जाते हो प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ फिर गैसियस आयन से Aqueous. सॉरी वाटर से रिएक्शन करके एम एक्वस बनाएंगे। ओके,
यहां पर आपका होगा माइनस ऑफ दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ये रिएक्शन आपकी 3 स्टेप रिएक्शन हो गई, होगी ना आपकी। यहाँ पर माइनस आपका सब्लिमेशन एनर्जी हो जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी हो जाएगा, क्लियर है। सेकंड में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आपका आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेट ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बेटा? ओके ना, अगर मैं एक्चुअली में बात करूं सब्लिमेशन एनर्जी, तो सारे एलिमेंट के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है। ओके, सब्लिमेशन एनर्जी यहाँ पर लिखना ionization energy decreases down the group, okay, and hydration energy भी आपको पता है decreases down the group, okay, and sublimation energy almost same for all element, okay। now whenever जब हम इसको ऐड करेंगे, सारी एनर्जी को ऐड करेंगे ओवरऑल, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं लिथियम लिखता हूँ, यहाँ पर आपका सोडियम है, यहाँ पर आपका पोटेशियम है, इन्हीं तीन का मैं देख रहा हूँ। तो जो स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 की लेट से मैं एक डेटा ले रहा हूँ जो आप लोगों को याद नहीं करने का, ओके। इसका जो एनर्जी होती है +122 किलो जूल होता है, इसका +78, इसका 61। स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ। स्टेप 2 आ जाएगा आपका 520 किलो जूल, ये में ये भी है 496 एंड ये 419। स्टेप 3 -506, अभी मैंने बताया, -406 एंड -330। तो ये जो टोटल एनर्जी होगी ये आपकी ऑक्सीडेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा आपका, ओके ना। जब इनको ऐड करेंगे दैट्स कम्स आउट, कितना आएगा बेटा, ये आपका 136 किलो जूल आएगा, ये आपका 168 किलो जूल आएगा एंड ये आपका 150 किलो जूल आएगा। तो अगर हम देखेंगे फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, तो लिथियम की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या आयनाइजेशन एनर्जी होगी, लिथियम की जो एनर्जी होगी यहाँ से यहाँ तक आने में कम लगता है, यहाँ से फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक आने में कम लगेगा एनर्जी इन कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम एंड आगे जाने में। दिख रहा ना, एनर्जी 136 लग रही है, इसका मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होगा, यस ओके। क्यों हुआ, ड्यू टू एक्सपोनेंशियली या एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी हाई होने की वजह से ये सारा रेशियो चेंज हो गया, समझ में आया। तो जो एक्चुअल ट्रेंड्स होगा आपका, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो जो लिथियम होगा आपका, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है एंड सीजियम है, इनका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ओके। +3.05 होगा, +2.71 होगा, +2.93 होगा एंड +2.9 +2.99 समथिंग होगा एंड +2.99 समथिंग होगा। क्लियर है बेटा? तो देखो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रहा है ना,
बट लिथियम का तो नहीं इंक्रीज हो रहा। लिथियम का देखो, ड्यू टू एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हैव हाईएस्ट हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। समझ में आया बेटा? क्लियर है ना पॉइंट? अगर मैं अभी ऑर्डर लिखूं आपका, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या होगा बेटा, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका पोटेशियम होगा, फिर आपका बेरियम होगा, फिर आपका स्ट्रोंशियम होगा, कैल्शियम है, सोडियम है, Mg है, Be है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लिथियम की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, तो लिथियम का जो रेडिएशन नेचर होगा सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया पॉइंट? ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टोरी बताया, ये पूरा स्टोरी है, आपको याद करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। वो ये पॉइंट है, रेड्यूसिंग नेचर मैंने बताया। एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए जो अभी यहाँ पर दिख रहा है ऑल ऑफ यू, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने ये सारा पॉइंट बताया, एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो तब आपका आया कि लिथियम का जो एनर्जी होता है उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, इन एक्वस मीडियम में लाने के लिए। ओके, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा इन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ओके, ना पोटेशियम के आगे आपका सीजियम और रुबिडियम आएगा, बिकॉज यहाँ पर देखो सीजियम का और रुबिडियम का आपका ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन कंपेयर टू पोटेशियम। तो यहाँ पर मैंने पोटेशियम लिखा, बिकॉज ये आपका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपका एग्जाम में आता है। रुबिडियम और सीजियम वाला ऑर्डर आपका एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, रटा रहना चाहिए। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स फॉर टुडेज लेक्चर्स? आज कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? कुछ बोलो बेटा एवरीवन, किसी पॉइंट में डाउट है? विश्वराज, आदित्य, आर्या, भार्गव, कोई प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में? आप एक बार इसको फिर से रीड करना, फिर से पढ़ना, इसी नोट से पढ़ना, साइड में एनसीईआरटी रखना और फिर देखना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ पॉइंट है जो समझ नहीं आता, और आपको पता लगेगा, ये भी आइडिया लगेगा कि एनसीईआरटी में और मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो हमारे पढ़ाने में इनऑर्गेनिक का जो। सो बाय एवरीवन, यू कैन लीव नाउ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है तो रोको, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। बाय एवरीवन। सर टेस्ट का पोर्शन क्या है? टेस्ट का पोर्शन सॉलिड स्टेट ही आएगा इस संडे, सॉलिड स्टेट ही आएगा। एस ब्लॉक से मैं नहीं देने वाला हूँ अभी। सॉलिड स्टेट से थोड़ा सा टफ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और प्रैक्टिस करना, जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारा प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप ही आपको टेस्ट में दूंगा मैं। क्लियर है? बाकी वासु सर वाला पोर्शन वो देंगे, मेरा अभी सॉलिड स्टेट ही आएगा, सॉलिड स्टेट ही कंप्लीट होना। हाँ, सॉलिड स्टेट ही आएगा। क्लियर है? एनी डाउट?